मैं सोशल प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूं उसको कि कई मेडिकल इश्यूज की तरह इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम अस्पतालों में डॉक्टरों के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट इस बीमारी के कुछ खास ऐसे यूनिक एस्पेक्ट्स हैं कि जब तक उनको हम अपने सोशल फैब्रिक में, अपने समाज में जाके एड्रेस नहीं करेंगे, इस बीमारी से हम जूझ ही नहीं सकते। जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर बीमारी से हमें सक्सेसफुली जूझना है और जीतना है तो सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर गुरप्रीत ने पॉइंट आउट किया, कि इस प्रॉब्लम को इसकी नाम से बुलाना है। कैंसर को कैंसर बोल के एड्रेस करना है। अगर हम दुश्मन को नाम ही नहीं दे सकेंगे तो उसके अगेंस्ट कुछ भी हम लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। हमारे पास फैमिलीज आती हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब इधर ना नहीं लेना इन्होंने सामने, ये वो दूजी बीमारी है, भैड़ी बीमारी है। तो जब तक हम संकोच करते रहेंगे, इसके नाम से इसको बुलाएंगे नहीं और इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक इस बीमारी के बारे में ना तो जानकारी एकत्रित कर पाएंगे और ना ही उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी बना के कुछ एक आगे बढ़ पाएंगे इसके रोकथाम के लिए। जिस परिवार में ये प्रॉब्लम आती है वो परिवार तो अपना सब कुछ इस पे लगा देता है, कोशिश करता है कि भाई हमारा घर वाला, हमारा जो घर का मेंबर है वो ठीक हो जाए, और कामयाब इलाज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की सबसे कामयाब जो तरीका होता है वो होता है उसका प्रिवेंशन। तो ये मेरी टॉक का जो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा अपने पॉइंट्स। पहले तो ये कोई लेक्चर नहीं है। अगर बीच में आपको कहीं कोई चीज समझ नहीं आ रही है, मैं चाहूंगा आप प्लीज हाथ खड़ा करें, मैं रुक जाऊंगा, आप अपना सवाल पूछें। क्योंकि अगर मेरा मकसद है आप लोगों के साथ बात करना, तो ये बात तब तक नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से सवाल ना आए। अगर आप चुपचाप सुनते रहेंगे तो फिर आज की मीटिंग जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो मैं चाहूंगा आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बीच में मुझे इंटरप्ट करें, आपके मन में कोई सवाल आता है तो वो पूछें, क्योंकि मेरा यहाँ आके आपके बीच में बात करने का मकसद ही यही है कि आपके मन में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं कि आज की एक मीटिंग के बाद मैं आपको कैंसर के बारे में कोई एक्सपर्ट बना दूंगा। मैं ऐसी किसी मंशा से नहीं आया हूं। मेरी कोशिश ये है कि अगर आपके अंदर कैंसर से रिलेटेड कोई जानकारी का अभाव है या कोई गलत जानकारी है, जिसको हम मिथ बोलते हैं, टैबू बोलते हैं या भ्रांति बोलते हैं, कोई गलतफहमी है, तो कैंसर के बारे में ना बहुत सारी परसेप्शंस या बहुत सारे ख्याल हैं जिनकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सोशल प्रॉब्लम क्यों है, ये एक सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम क्यों नहीं है। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि कैंसर एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। किसी ने खांसी कर दी, आपने किसी के साथ उसके साथ रह रहे हैं, सेम थाली में खाना खा रहे हैं, सेम घर में उठ बैठ रहे हैं, सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, या अगर घर का कोई मेंबर है जो उसके कमरे में आप उसका बेड शेयर करते हो या और कपड़े शेयर करते हो, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये उससे नहीं फैलती है। किसी मरीज के लिए इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं होती है कि वो एक बीमारी से लड़ रहा है और उस बीमारी में उसको लड़ते हुए अकेलेपन का एहसास हो कि मैं इस लड़ाई में अकेला हूं, मेरा परिवार इस लड़ाई में अकेला है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि ये एक सामाजिक बीमारी है। जब एक बीमार आदमी लड़ाई लड़ता है और उसके बाद अपने आप को अकेला महसूस करता है, तब वो बीमारी से हारता है। आप लोग अपने डेली जो वर्क करते हैं, जिसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह अगर किसी को दिक्कत आती है, जरूरी तो नहीं है ना कि सारी दिक्कतें आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कवर कर ली हो। वो इंडिविजुअल काम करते हुए भी आपके पास आएगा कि मुझे ये परेशानी हो रही है। उसको ये यकीन होता है कि मेरे साथ एक बड़ा ग्रुप है जो मुझे हेल्प करने को तैयार है, और उसकी नीयत है मुझे हेल्प करने की, नीयत ये नहीं है कि मुझे जज करने की। क्योंकि अगला पॉइंट देखिए आप, कैंसर इज अ कर्स, मतलब कैंसर एक डिवाइन पनिशमेंट है। ये एक दूसरी टैबू है, एक भ्रांति है। मैं चाहूंगा आप इसको लिखिए ना, प्लीज मत लिखिए इसको, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो लिखने लायक है। ये सिर्फ मैं चाहता हूं आप सुनिए, और अगर आपको लगता है कि आपके घर परिवार में, समाज में ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कवर कर पा रहा हूं या मैं इनकम्प्लीट आपसे शेयर कर रहा हूं, वो मुझसे शेयर कीजिए आप। इसमें लिखने लायक कुछ भी नहीं है। तो ये कईयों का एक प्रॉब्लम होता है, मतलब तरह समझा रहा था कि पक्का जी इन्होंने अपने जीवन में कोई पाप किया होगा तो ऊपर वाले ने इनको सजा दी है और इसलिए इनको बीमारी हुई है। इस कंसेप्ट को बोला जाता है डिवाइन पनिशमेंट, ये ऊपर वाले की तरफ से एक सजा है। मैं इससे फंडामेंटली डिसएग्री करता हूं। मेरे को लगता है कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, पर मैं अगर अपनी माँ को देखता हूं या बाकी पेरेंट्स को देखता हूं तो मेरे को लगता है कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का बुरा मानते हैं। बच्चा अगर कोई गलती भी करते हैं उसके कान जरूर खींचेंगे, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं मानते।
बच्चा अगर कोई गलती भी करे तो उसको अमूमन माफ करेंगे, उसको चेताएंगे, लेकिन बुरा नहीं मानेंगे। तो अगर इंसानी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं मान सकते, तो जिसकी हम संतान है, जिसके हम बच्चे हैं, वो हमारा बुरा कैसे मान सकता है? मेरा नहीं मन मानता ये मानने को कि ऊपर वाला हमें कोई ऐसी चीज सजा के तौर पे देता है। इसको देखने का नजरिया बदलना चाहिए। जब मशीन कोई खराब होती है, फर्ज कीजिए लैपटॉप या लैपटॉप का चार्जर खराब हो जाता है, तो हम क्या, अगर कोई बोले यार ये तो ऊपर वाले की तरफ से हुआ है, तो कोई भी समझदार आदमी बोलेगा यार ये बचकानी बात है, आपने इसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, आपने इसकी देख रेख नहीं की, इसलिए खराब हुआ है, ऊपर वाले पे ऐसे झूठे मूठे इल्जाम मत डाला करो। काम तुम ठीक नहीं करोगे और इल्जाम ऊपर वाले पे डाल दोगे, जी केबल खराब हो गई, इसका स्क्रीन खराब हो गया। कहने का मतलब हमारा शरीर भी एक मशीन है, इसकी देख रेख नहीं करेंगे तो ये खराब होगा। आप सब लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं, तो मेरे को यकीन है आप में से हर कोई बाई रोड आया है, चाहे डोडा से, चाहे किश्तवाड़ से, चाहे थाना मंडी से, चाहे रजौरी से, चाहे रामबन से, चाहे गूल से भी आया कोई, उन्होंने बताया आप सब लोग बाई रोड आए हैं। फर्ज कीजिए हमने एक गाड़ी जाके बुक करनी है जम्मू आने के लिए, 2 गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे। एक गाड़ी है जिसका ड्राइवर अपनी चेयर पे सोया हुआ है, शीशों पे मिट्टी लगी हुई है, टायर के ऊपर, थैंक यू मैम, टायर के ऊपर भी मिट्टी लगी हुई है, और वो ड्राइवर अभी सोया हुआ है अपनी सीट के ऊपर। और दूसरा ड्राइवर जो है उसने अच्छे से कंघी शंगी करके तेल शेल लगा के हाँ सुबह नहा धो के आया है, अपनी गाड़ी साफ कर रहा है और चमका रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप उनमें से किस गाड़ी में बैठना चाहेंगे? क्यों? आपने ड्राइवर से लाइसेंस मांगा? आपने उससे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मांगी? आपने उससे बोला कि हाँ भाई पिछली सर्विस कब कराई थी, वो कागज दिखा? आप किसी यकीन पे बैठे, साफ सुथरी है, होशियार है, काम कर रहा है। किस गाड़ी का एक्सीडेंट होने का रिस्क ज्यादा है? जो साफ नहीं है, इसका ड्राइवर सो रहा है। ये भी हमारी सोच है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं ये सेफ नहीं लग रहा है। लगभग इसी तरह हम कैंसर को समझ सकते हैं। लगभग जिसने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा है, जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई है, उस शरीर के साथ कैंसर रूपी एक्सीडेंट हो सकता है। ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस किस गाड़ी के एक्सीडेंट होने के हैं? जो मेंटेन नहीं है। ये गारंटी नहीं है कि गाड़ी मेंटेन है तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन रिस्क हमेशा उस गाड़ी का ज्यादा रहेगा जो मेंटेन नहीं है, जिसका ड्राइवर सोया नहीं है रात को, जिसकी गाड़ी जो है अच्छे से टायर प्रेशर चेक नहीं है। तो उसी तरह अगर हमारे शरीर का हमने ध्यान नहीं रखा है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। और फिर हम ऊपर वाले पे उंगली नहीं उठा सकते, और फिर हम ये नहीं बोल सकते कि फला बंदा वो पैसे खाता था, वो झूठ बोलता था, इसलिए उसको ऐसा हो गया। नहीं, वो बही खाता ऊपर वाले का अलग चलेगा हमारे साथ, लेकिन हमारी माँ बाप होने के नाते मेरे को नहीं लगता कि ऊपर वाला हमें इस तरह की कोई चीज पनिशमेंट के तौर पे देता है। ये हमारी अपनी गलती है जो सामने आती है। और गलतियां, हर गलतियों की तरह कुछ गलतियां हमारी पर्सनल होती हैं और कुछ गलतियां हमारी साझी होती हैं, जो एक समाज के तौर पे हम गलतियां करते हैं और उसका भुगतान भी हमको ही करना होता है। तो जब कभी आप किसी घर परिवार में किसी से मिले, और मैं आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ ये, मैं क्यों आप लोगों को इस तरह एड्रेस कर रहा हूँ, आप किसी आम नागरिक की तरह नहीं है। आपने खुद डिसाइड किया है कि हम लोग इकट्ठे होकर अपनी मदद करेंगे और किसी और की मदद करेंगे। आपसे आज मिलने का पहला जो एक आप कह सकते हो कि एक जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ये एक ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग हैं, आप एक ऐसा ग्रुप है जिसने अपनी नीयत सामने रखी है कि खुद की भी मदद करनी है और जुड़ के दूसरों की भी मदद करनी है। तो इस नीयत से जब आप आगे बढ़े हो, तब आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी पूरा करें, और जहां मौका लगे, अगर ऐसा कोई घर परिवार जो दुखी है, आप उनके लिए भी मार्गदर्शक बन सके, उनके लिए गाइड बन सके, उनको आप रास्ता सही दिखा सके। किसी भी बीमारी से जब हम जानकारी का अभाव हो, या हमने जो परसेप्शन की हमने बात की कि जो बात सच नहीं है उसको हम बिलीव करने जाएं, तो इतना बड़ा राक्षस बन जाता है कि उससे लड़ना पॉसिबल नहीं है। मन में पहले ही मान लेते हैं हम कि ये राक्षस है, ये हमसे बड़ा है, इससे हम नहीं लड़ सकते। तो कैंसर क्योर हो सकता है, और चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है कैंसर इज अ डेथ सेंटेंस, कि कैंसर मौत का फरमान है, ये तभी तक सच है जब तक हम ये माने कि ये एक राक्षस है जिससे हम जीत नहीं सकते। जिस दिन हमने मान लिया कि हमारे समाज में होने वाली ये एक कुरीति है, एक सामाजिक प्रॉब्लम है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उस दिन हम ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, सिर्फ गरीब लोगों को कैंसर होता है नहीं, ये बीमारी अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं करती है।
पर थोड़ी देर के लिए इस सवाल को ना हम अमीर और गरीब के तराजू से नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। और यहां पे मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। अगर आपको मेरी कोई बात इनअप्रोप्रिएट लगेगी तो आपने इमीडिएटली बोलना है कि पारस ये बात तो सही नहीं बैठ रही है, समझ नहीं आ रही। अमीर और गरीब में से फ्रूट ज्यादा कौन खाएगा? ठीक है। अमीर और गरीब में से साफ कपड़े कौन पहनेगा ज्यादा? ठीक है। अमीर और गरीब में से किसकी गाड़ी वेल मेंटेन्ड होगी? अब इससे अमीर और गरीब हटा दीजिए, आप दो ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को टाइटल नहीं देते, ना अमीर है ना गरीब है। अब एक ग्रुप है जिसमें फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश वेजिटेबल है, साफ कपड़े हैं, घर की साफ सफाई है और गाड़ी वेल मेंटेन्ड है। अब बीमारी ज्यादा इधर आएगी या बीमारी उधर आएगी जहां फ्रूट नहीं है, जहां पे हरी सब्जी नहीं है, जहां पे सफाई नहीं है और जहां पे मेंटेनेंस नहीं है? बीमारी ज्यादा कहां आएगी? बात अमीर गरीब की नहीं है, बात अब सफाई की और सफाई ना होने की है, डाइट अच्छी और डाइट नहीं होने की है। अब आप समझ रही हैं डिफरेंस? लेकिन अगर हमारे चश्मों का रंग कुछ और है, अब मैं लाल चश्मा पहनूं तो मुझे हर कुछ ही लाल दिखेगा, लाल हो, पीला हो, हरा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी तरह अगर चश्मा ही पहन रखा है अमीर और गरीब का, फिर तो हर चीज अमीर और गरीब दिखेगी। हम ये डिफरेंस तो देख ही नहीं पाएंगे कि डाइट का डिफरेंस है, एक्सरसाइज का डिफरेंस। अब इमेजिन करो जो मैं बात बोल रहा था कि मेरी किचन में, मतलब हमारी किचन में, मेरी और आपकी किचन में, हमारी नानी और दादी की किचन से क्या क्या बदल गया है। अचार प्लास्टिक के बर्तन में आ गया है, मर्तबान दिखने बंद हो गए हैं। पहले हर एक के घर में मर्तबान होते थे, टूटते थे, छित्तर अलग पड़ते थे, लेकिन मर्तबान जरूर होते थे। हर सीजन में अचार सिर्फ मर्तबान में आता था। घर में चाय सिर्फ स्टील के कप में पी जाती थी, या अगर परोने आते थे तो उसके बाद गिलास में मिलता था। ठीक है, प्लास्टिक का कप किसी के घर में नहीं होता था, या मिट्टी में होते थे, बिल्कुल होते थे। मिट्टी तो आजकल प्रीमियम हो गया ना, मिट्टी के बर्तन खरीदने जाओ तो वो स्टील के बर्तन के बराबर भाव बिकते हैं। तो मुझे खुशी है, मेरे घर में अभी भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है। मेरी मदर उसका इस्तेमाल करती हैं, और नीचे उसका ना वो, क्योंकि वो जल जाता है गैस के ऊपर, तो उसके ऊपर वो गोबर का लगाती हैं नीचे, उससे वो गैस से टूटता नहीं है बर्तन। नहीं तो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है गैस पे, उसको धीमी आंच चाहिए होती है। अब धीमी आंच का बड़ा मसला है। मैं क्यों आप लोगों के बात ऐसे घुमा घुमा के आपसे बात कर रहा हूँ? आप कहो हम कैंसर के तो आसपास नहीं पहुंचे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए हैं। नहीं सही है, जो पहले बातें थी वो अच्छी थी, जो पहले लोग खाना खाते थे, काम करते थे, वो सब अच्छा था। अब बिल्कुल वो गाड़ियाँ, मैं बोलता हूँ वो गाड़ियाँ वेल मेंटेन्ड थी। हाँ, अभी ऐसे ही गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ इसीलिए अभी भी चल रही हैं। तो ये जो नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं, ये कितनी कामयाब होंगी इसकी गारंटी नहीं है। तो मेरे पास ना राजौरी इस साइड से, थाना मंडी साइड से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो अभी पीछे एक पेशेंट आई बद्दल से। अब उसके घर वाले बच्चे उसके बड़े परेशान, उसको फूड पाइप का कैंसर हुआ है, और उसका रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद कैंसर ठीक हो गया, मैंने उसका ऑपरेशन करना है। अभी उसको बोला कि माँ जी आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो? तो उसने मना कर दिया, नहीं पीते। फिर भाई क्यों आपको कैंसर, पूछते क्यों है इसको? उसकी बहू ने बताया कि ये बात नहीं मानती है, सिर्फ चूल्हे पे काम करती है। तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, घर में गैस नहीं है? कहती गैस है, गैस के बावजूद इसने तंदूर चलाना है, उसी पे रोटियां बनानी है। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आप सब औरतें हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर गैस के चूल्हे पे काम करना हो या तंदूर पे काम करना हो, आप किसको प्रेफर करोगे? गैस चूल्हे पे। आपको क्यों लगता है वो औरत क्यों तंदूर पे काम करती थी? उसको आदत थी, जल्दी बनता है, आदत थी, साथ में सेहत के लिए अच्छा था। सेहत के लिए अच्छा था, टेस्ट अच्छा। टेस्ट किसको अच्छा लगता है? उसके नहीं, उसके बच्चों को, उसके आदमी को। वो उनके प्यार के पीछे, उनके टेस्ट के पीछे, उनकी सेहत के पीछे किसकी सेहत खराब कर रही थी? रोज की कितनी सिगरेट पी रही थी वो? 100। रोज तंदूर पे काम करके वो 100 सिगरेट पी रही थी। अभी इस चीज के लिए अगर मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करना पड़ेगा उसके आदमी को, उसके बेटे को, कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम्हारे स्वाद के पीछे, तुम्हारी सेहत के पीछे ये अपने आप को खत्म ना कर ले। अब ये एस्पेक्ट जो है, इसको
आप नहीं सॉल्व कर सकते इसको, डॉक्टर या अस्पताल सॉल्व नहीं कर सकता, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि माँ जी अगर चूल्हे का इस्तेमाल करना है तो स्मोकलेस चूल्हे का इस्तेमाल करो। स्मोकलेस चूल्हा होता है, पता है आपको? आपको क्या लगता है स्मोकलेस चूल्हा किसी कंपनी ने बनाया? वो किसी बेटे ने, किसी बेटी ने, किसी आदमी ने बनाया होगा, अपनी माँ को, अपनी बीवी को काम करता देख के कि इसकी सेहत ना खराब हो। उस लड़के या लड़की ने गांव में खुद डिसाइड किया होगा कि नहीं, मैं इसको धुआं नहीं लेने दूंगा या दूंगी। वो भी आप ही की तरह कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर रहा होगा जिसने डिसाइड किया होगा कि नहीं, अगर चूल्हे पे काम करना है, चूल्हा अगर सेहत के लिए अच्छा है तो वो स्मोकलेस होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों को समझ के और इनको सॉल्व करके ही एक बड़ी प्रॉब्लम को हम, जैसे सांझ डालना, तो यहां पे सांझ डालनी जरूरी है कि अगर हम किसी पे ये इल्जाम लगाएं कि भाई चूल्हे ते तुसी काम किता, कैंसर तो अनु है, तुसी किसी होर ते हुण इल्जाम क्यों ला रहे हो कि भाई इलाज टाइम ते नहीं होया, जम्मू इलाज नहीं है, किथे इलाज नहीं है। नहीं, गलती तो अड्डी है, पर उससे कुछ हल नहीं होने वाला है। हल तब होगा जब उस इंडिविजुअल को या उस घर परिवार को पता होगा कि भाई इस प्रॉब्लम से या इस हैबिट से हमें नुकसान हो रहा है, और अगर ये करना है तो इसको करने का एक बेहतर तरीका है। अल्टीमेटली आप भी तो अपने जिन लोगों से एंगेज करते हो उनको ऐसे ही समझाते हो ना कि काम करने का एक बेहतर तरीका होता है, वरना ऐसा थोड़ा ना कि उनको काम करना नहीं होता आता और आपको ही आता है काम करना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप उनको कन्विंस करते हो कि इसमें हमारी नीयत ये है कि काम अच्छे से हो और उसमें आपका फायदा हो। तो गरीब लोगों को कैंसर होता है, ये सरासर झूठ है। कैंसर एक एक्सीडेंट है और उस गाड़ी का होगा जो गाड़ी मेंटेन नहीं है। और वो गाड़ी मेंटेन क्यों नहीं है? किचन ठीक नहीं है, साफ सफाई नहीं है, शरीर की कसरत नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, नींद पूरी नहीं है, इसलिए वो गाड़ी मेंटेन नहीं है, इसलिए उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इल्जाम ऊपर वाले। अगला पॉइंट, ओनली ओल्ड पीपल गेट कैंसर, कि सिर्फ बुजुर्गों को कैंसर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये सच नहीं है। मतलब हमने अभी रिसेंटली जो पेशेंट डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेट किया वो लड़की 23 साल की है, ठीक है। तो दोबारा इसको समझने का एक तरीका यही है कि जब तक गाड़ी मेंटेन नहीं होगी वो कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। अगला, एक्सपेंसिव हर्बल क्वालिटी टोबैको प्रोडक्ट्स विल नॉट कॉज कैंसर। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्यों लगता है आपको ये गलत है? थोड़ा इसको और डेप्थ में समझते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि तंबाकू किसी भी शक्ल में आए नुकसान करेगा। इससे हम क्या समझ सकते हैं और थोड़ा और इसके बारे में अगर बात की जाए। एग्जैक्टली, चलो मान लिया, ये बात भी मान ली कि वो हमारी डाइट का पार्ट नहीं है। तंबाकू जाके डैमेज करता है, इस बात को कैसे समझा जाए यार? तंबाकू सबसे कॉमन तरीका लेने का क्या है? या तो चबाएंगे या स्मोक करेंगे। तो हमें लगता है कि एक्सपोजर कहाँ हो रहा है? मुंह के अंदर, सांस की नली में, फेफड़ों में। आप यकीन मानिए जब से मैं जम्मू आया हूँ, एक कैंसर जो बहुत ज़्यादा नंबर में मेरे रेफरेंस पे मेरे आता है या जो वो सीक आउट करते हैं, वो है औरतों में होने वाले पेशाब की थैली का कैंसर। और पेशाब की थैली के कैंसर की नंबर 1 वजह क्या है? तंबाकू। अब ये कैसी बात बनी? तंबाकू इधर पिया, खाया इधर, तो पेशाब की थैली का कैंसर कैसे बन गया भाई? जाएगा तो पेशाब से ही निकलेगा, किडनी उसको फिल्टर करके पेशाब से निकालेगी। अब आज आप इस टॉक के लिए आए हैं, सुबह घर से निकले तो पेशाब करके निकले, आप घर जाएंगे तो पेशाब करेंगे, और इस बीच के पेशाब की थैली में क्या इकट्ठा हो रहा है? वही सारा तंबाकू का प्रोडक्ट, और वहीं पे पड़ा हुआ है, वहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आम सी बात है ना। अगर हमने बर्तन धोए या कपड़े थोड़े से धोए कुछ नहीं होता, लेकिन सारी दिहाड़ी अगर धोते रहेंगे तो हाथ एकदम हमारे श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंक खिंच जाते हैं, पानी उसमें से खिंच जाता है बाहर, हाथ हमारे ऐसे स्किन जो है फोल्ड आ जाते हैं। ये हाल होता है ब्लैडर का, क्योंकि सारी दिहाड़ी सारे दिन का धुआं फिल्टर होके वहीं इकट्ठा हो रहा है। लेकिन वो औरत ने तो स्मोकिंग की नहीं, तो उसके पेशाब की थैली में वो कहां से आया? पैसिव स्मोकिंग। घर में कोई पी रहा है, ऑफिस के अंदर कोई पी रहा है। मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूं
मैम जम्मू कश्मीर कंट्री में ये गैट सर्वे होता है, GATS, ये WHO का एक हाउस होल्ड सर्वे होता है। उस सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर हमारे देश में नंबर 1 है ऑफिस में पैसिव स्मोकिंग के एक्सपोजर के लिए। अब उसकी वजह क्या है कि हम लोग इतने तमीज वाले हैं कि कोई अगर सिगरेट पी रहा होगा तो हम क्या करेंगे, खुद उठ के बाहर चले जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब तुसी इतने स्मोक नहीं करना। हाँ बिल्कुल, आपको प्रॉब्लम जाओ, मैं अपनी पी रहे हैं थोड़ा, मैं तो मंग के पी रहे हैं। ऐसा होता है गाड़ी में भी हो कोई तो हम बोलेंगे तो ऐसा गाड़ी में, अब गाड़ी में मजेदार बात, वो बोलेगा जी कोई नहीं पी रहा है, आपको तो भी उस गाड़ी में बैठते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई सिगरेट पी के गया। अब वो कैसे, अरे पी, उसने खिड़की खोल दी, गाड़ी चला ली, हवा चला ली, सब कुछ कर लिया, तो भी आपको पता है इसमें कोई सिगरेट पी के गया। कैसे? अरे स्मेल तो चली गई ना, क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं रात को होटल में भी पता नहीं सबको पूछ रही थी, मैं वो सिगरेट पी रहा है, इधर कोई सिगरेट पी 100%। पर जब मैं कहता हूँ धुआं नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, धुआं नहीं है तो भी आपको कैसे पता है? सही पता है पर कैसे पता है? सर हो सकता है वो पार्टिकल्स तो वही रहते हैं ना। यस, वो पार्टिकल्स कर्टन में है, फ्लोर पे है, छत पे है, जिस चेयर पे आप बैठे हो उसकी कवरेज पे है, कपड़ों में है। जैसे अगर बेड पे बैठे उधर से बंदा पी के उठा तो वो पार्टिकल्स वहीं पे, और ये पार्टिकल्स वहां पे जम गए हैं। अब ये कल सुबह भी देंगे एक्सपोजर। अगला बंदा कहेगा यार तुसी में चंगे पीछे पै गए हो, खिड़की भी खोल देती, पक्खा भी चला देता हूँ, मैनू बख्शो, मैं तो एक को सिगरेट पीती सी बस। लेकिन वो एक्सपोजर लगातार, और फैमिली में ज्यादा नुकसान किसको होगा? बुजुर्ग को, बच्चों को। और सिगरेट के एक्सपोजर से, जैसे आपने बात बोली बहन जी, सिगरेट से डैमेज होता है डीएनए के लेवल पे। एक मकान का यूनिट क्या है, एक मकान कैसे खड़ा होता है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या चीज है? प्लेंथ भी किससे चीज बनेगी? ईंट। आप कह लो, मतलब हम प्लेंथ के ऊपर बढ़ते हैं, नींव के ऊपर जब हमने दीवार खड़ी करनी है, जिस चीज को हम घर देखते हैं उसका सबसे छोटा यूनिट है ईंट। ईंट से ईंट जुड़ेगी तो घर बनेगा। हमारा शरीर जिस ईंट से बना हुआ है उसको हम बोलते हैं डीएनए। तो तंबाकू चाहे बीड़ी में हो, तंबाकू चाहे सिगार में हो, तंबाकू चाहे आजकल बड़े बड़े होटलों में जो हुक्का देते हैं उसमें हो, वो जाके डीएनए को डैमेज करता है। इसलिए आपका कहना कि पारस किसी भी कंपनी का कितना भी महंगा तंबाकू हो वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो डैमेज कर रहा है डीएनए पे। डीएनए का डैमेज रिपेयर करता है, शरीर का काम ही यही है। हमने गर्म चाय पी, मुंह सड़ गया, उसके बाद क्या होगा? 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। इतना कामयाब शरीर बनाया ऊपर वाले ने, कोई इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है। अब आप फर्ज करो, अब रोज वो आदमी गरम गरम चीज पीता रहे, हर तीसरे दिन उसका मुंह सड़ता रहे, ठीक है, और फिर उसके वो रिपेयर होता रहे। एक टाइम आएगा जब ये रिपेयर कामयाब नहीं होगा और वो जख्म, ठीक है। इससे कैसे बचा जाए? अभी तो ऊपर वाले का हम पे बहुत करम है। हम लोग क्या है, हमारा रंग जो है सांवला है। हमारा रंग सांवला क्यों है? क्योंकि हमारे स्किन के अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलेनिन, ठीक है। अंग्रेज जो होते हैं वो गोरे होते हैं, उनको स्किन कैंसर बहुत ज्यादा होता है। हमें ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी बख्शिश है कि हमारा रंग सांवला है, जिस वजह से पहाड़ी इलाके में रहने की वजह से भी हमको इतनी इजीली हमारा स्किन डैमेज नहीं होता। पर इस स्किन डैमेज से बचने के लिए क्या करते हैं आप लोग? अपने बच्चों को क्या बोलते हो? छोटे से बच्चे को बोलते हो सनस्क्रीन लगाओ। चलो एक पॉइंट हो गया सनस्क्रीन, कोई और पॉइंट? फेस कवर क्या करें, मतलब ऐसे चेहरे के ऊपर कपड़ा मल ले? धूप में छाता लेके जाना है। लेकिन कितने बच्चे हैं जो आपकी बात मानते हैं और धूप में छाता लेके जाते हैं? बारिश में भी लेके नहीं जाते। फिर उनको हम क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं 2 मिनट के लिए इसी पे रहते हैं। बच्चे ने मना कर दिया जी छाता ते मैं नहीं लगाऊंगा, गाली खत्म। अब लेकिन बच्चे को धूप से बचाना है तो क्या करोगे फिर? पानी पीने के लिए। अरे अभी धूप से बचाओ, पानी तो पिलाना उसको। नहीं, पेरेंट क्या कर लेगा आपको? अब उसको आपने चेहरा ढकवाना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो, आपको एक प्रॉब्लम दे दी मैंने, आपने जिसकी हेल्प करनी है उसने बोल दिया छाता नहीं लूंगा, कैप। एक्सेलेंट। अब किसी बच्चे को बोलो कैप पहननी है, जरूर पहनूंगा जी। क्यों? अब आपके पास एक जरिया मिल गया है, लाल कैप पहन ले, हरी पहन ले, नीली पहन ले, जो मर्जी पहन ले। अब वो ना नहीं करेगा, कैप पहनना जरूरी है।
बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो ऐसे दुपट्टा पहनती है, जैसे हमारे घरों में भी वो दुपट्टा ही कवर करती हैं, पर ये आपका ना इस एरिया को एक्सपोज रखता है। अगर हल्की सी कैप हो तो छाया की वजह से ये सारा एरिया कवर्ड रहता है। अल्टीमेटली धूप से क्या चीजें एक्सपोज्ड है? हमारा चेहरा और हमारे हाथ और गले का पिछला हिस्सा, दैट्स इट। बाकी सब कुछ हम कवर्ड है। तो धूप में, कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलना है। 11 बजे से 3 बजे तक तभी निकलना है अगर बहुत जरूरी है, और निकलना है तो कैप पहनो, ठीक है, पानी अच्छे से पियो। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनको आप इससे आप हीट का एक्सपोजर जो है कम करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रोनिक इंजरी की। शुरू की हमने बात तंबाकू से, गरम गरम कोई अगर चीज पीते हैं उससे। तीसरा हो गया सनलाइट। किसी भी चीज से अगर क्रोनिक इंजरी होती है शरीर उसको ठीक करता है, लेकिन जब ये सिलसिला रुकता नहीं है, साल दर साल चलता रहता है, तब वो कैंसर की शक्ल ले लेता है। और ये सारे वो कैंसर्स हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जिनको हम इस रिस्क फैक्टर को अवॉइड करने की वजह से बच सकते हैं उससे। तो क्रोनिक इंजरी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मैं अगली कुछ स्लाइड्स में उसको कवर करूंगा। हमने बात सिर्फ इस बात से शुरू की थी, जिस तरह आपने बहन जी बताया कि तंबाकू कैसे भी ले वो नुकसान करेगा। क्यों नुकसान करेगा? क्योंकि वो डीएनए को डैमेज करता है, और डीएनए एक बार डैमेज हो गया तो कैंसर का रिस्क नॉर्मल आने में 15 साल लगते हैं। तो किसी ने अगर बोलता नहीं मैं इतनी सिगरेट तो पीना नहीं है, बस दोस्तों यारां च कभी एक बारी पी ली थी, पी लेने थे, कभी नहीं पींदा। जिंदगी में अगर 30 बार सिगरेट पी है, 30 सिगरेट्स पी हैं, तो आप स्मोकर हैं, और उससे आपके डीएनए में इतना डैमेज हो चुका है कि कैंसर का रिस्क बढ़ चुका है। अब वो रिस्क अगले 10-15 साल तक वहीं रहेगा, और 15 साल के बाद एक नॉर्मल नॉन स्मोकर के लेवल पे आएगा। कैंसर होने की नंबर 1 वजह अगर आप पूछो मुझसे कि कोई एक वजह पारस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तंबाकू है। हमारी स्टेट में हम बहुत सुनते हैं कि ये खाने की नलकी का कैंसर और पेट का कैंसर बहुत कॉमन है। इसकी वजह बोली जाती है जी कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं और गरम गरम चाय और कॉफी पीते हैं, या फिर हमारी जो पिकलिंग की टेक्निक्स हैं। जैसे मुझे पता नहीं यहाँ पे अब जो रामबन से हैं वही क्लोजेस्ट हैं कश्मीर के, या डोडा किश्तवाड़ में भी करते होंगे। जैसे जब फ्रिज नहीं होते थे, अब आपको सब्जी तो खानी है सर्दियों में, तो आप गर्मी में सब्जी को लेके और उसको प्रिजर्व करते थे धूप में सुखा के। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उस टेक्निक में प्रॉब्लम क्या है? वो टेक्निक सब जगह की जाती है, ईरान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, हमारे देश में, चाइना में, जहां लोग ठंडे इलाके में रहते हैं वहां पे ये हजारों साल से की जा रही है। इसे प्रॉब्लम क्या है इसमें? इस एरिया को ना कैंसर बेल्ट लिखा जाता है। अगर कोई चीज लिखनी है तो आप ये लिखो, इसको बोला जाता है कैंसर बेल्ट। ये शुरू होती है ईरान से, और ईरान के ऊपर से लेके उसके बाद ये अफगानिस्तान का इलाका, गिलगिट बल्दिस्तान, ले, कश्मीर वाला हमारा इलाका, उसके बाद चाइना में जो आता है एरिया जिंजियांग और तिब्बत, इस पूरे एरिया को कैंसर बेल्ट बोला जाता है। और इसका एक कॉमन फैक्टर जो देखा गया है वो ये है कि वहां पे पेशेंट्स को जो पिकलिंग टेक्निक्स हैं वो अच्छी नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या है पिकलिंग टेक्निक्स में? ये आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जिन लोगों से एंगेज करते हो, जरूरी नहीं है वो अपने घरों में हर कोई फ्रिज का इस्तेमाल करता है। आज भी हमारे घर में, अब जैसे तूफान आया, अंबिया गिरी, काटी, फटाफट उसको हल्दी में मिलाया, उसके साथ मिर्ची मिलाई, नमक मिलाया, चलो जी हफ्ते भर का अचार रेडी। पर वो अचार लंबा नहीं चलता है, फिर उसको हम तेल नहीं, प्रिजर्वेटिव तो अब आए ना, फिर हम उसको तेल में डुबोते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, या बहुत ज्यादा नमक डालते हैं उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। लेकिन जब सब्जियों को सुखा के अगले सीजन में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें उली लग सकती है, और हर बार फंगस ऐसी नहीं होती है जो आंखों से दिखे। अगर पका के नहीं खाई और कच्ची खाई तो वो फंगस शरीर में जाती है, इन्फेक्शन कॉज करती है, और कुछ खास तरह की फंगस होती है जिनसे लिवर कैंसर होता है। तो ये जो पिकलिंग है, मतलब मैंने आपसे क्यों जानबूझ के तंदूर की और चूल्हे की बात की, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुश्त दर पुश्त हमारे समाज में चलती आ रही हैं। आप मना करोगे तो वो मना नहीं होगी। मना तब होगी जब उसका बेटा या हस्बैंड बोलेगा ये नहीं करना, इहदे नाल तैनू नुकसान होगा। कई बार मैं और आप अगर सही बात बोलना चाहते हैं, अगला बंदा वो सुनना नहीं चाहता। सही बात को भी कौन बोल रहा है, मैसेंजर कौन है, वो मैटर करता है। अब जैसे अगर आपने बच्चे से कोई बात मनवानी है, हो सकता है आपके मेरे पेरेंट्स के कहने से ना माने, हो सकता है उसको आपको उसके भाई बहन से, उसके दोस्त के थ्रू मनवानी पड़े, उसके स्कूल के टीचर के थ्रू बुलवानी पड़े। तो कई बार मैसेंजर का सही होना भी बहुत जरूरी है, और मेरी नजर में आप वो मैसेंजर हो, क्योंकि आप जब किसी की सलाह देते हो उसको पता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से है, ये मुझे मदद करने की नीयत से आई है।
जिस जिस जगह पे हम अपने आराम को अपनी जिम्मेदारी से ऊपर रखेंगे वहां वहां पे हम एक्सीडेंट का चांस बढ़ाएंगे। ये बात बिल्कुल पुख्ता समझ लीजिए आप। जहां जहां आराम को अपनी जिम्मेदारी से ऊपर रखा है वहां पे एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो किचन में है ये इंपॉर्टेंट है। आप प्लास्टिक का इस्तेमाल देख लीजिए, मैं बहुत सारी टेबल पे देख रहा हूँ एल्युमिनियम की बॉटल्स भी हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स भी हैं। अगर आप इस प्लास्टिक बोतल को उल्टा करोगे, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है नीचे की तरफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर बॉटल के नीचे एक ट्रायंगल बना होता है जिसमें उसके अंदर एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4। हर प्लास्टिक की चीज पे होता है। जिस प्लास्टिक की बोतल पे वो ट्रायंगल नहीं बना हुआ है इसका मतलब वो ब्रांडेड नहीं है, वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। और वो बताता है, जैसे ये बॉटल मैम सिंगल यूज होती है, हाँ ट्रायंगल बना हुआ है, रैपर के अंदर बना हुआ है और उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है 3। इस 3 का नंबर ये नहीं है कि इसको आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। जाइए और पढ़िए कि इस ट्रायंगल में जो नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। 1 का मतलब क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 7 क्या होता है और 8 क्या होता है। नहीं, रिसाइक्लेबल होता है। उस ट्रायंगल के ऊपर वो बने होंगे एरोज। उनका कहने का मतलब है कि इसको पियो और फेंको। लेकिन घर में सारा प्लास्टिक तो आप फेंक नहीं सकते, तो कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहिए? बीपीए। बीपीए का फुल फॉर्म हम भी जब प्लास्टिक लेते हैं बीपीए। बिल्कुल, बीपीए एक क्लास 1 कार्सिनोजन है। बीपीए अगर किसी प्लास्टिक में है तो उससे कैंसर हो सकता है। आपके घर में जो भी प्लास्टिक आ रहा है जिसमें आप खाना गर्म परोस रहे हैं वो बीपीए फ्री होना चाहिए। अब इमेजिन करो, हम लोग चाय पीते हैं बाहर, कई बार बोलते हैं कोई डर नहीं, तेरे को ग्लास नहीं है, प्लास्टिक दी कप से दे दे। वो गरम गरम चाय प्लास्टिक के कप में डालता है, वो कप कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। वो सिकुड़ के प्लास्टिक कहाँ गया? चाय में। और चाय से कहाँ गया? हम ना एमबीबीएस में पढ़ते थे कि औरतों को, लड़कियों को एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं पीसीओएस। पीसीओएस का नाम सुना है? तो हमें पढ़ाया जाता था पीसीओएस की लड़की 17-18 साल की होती है, मोटी होती है और उसको शादी के बाद बच्चा होने में दिक्कत होती है। हाँ, ये हमें समझाया जाता था। तो हम भी एज मेडिकल स्टूडेंट हमने याद कर लिया कि मोटी लड़की होनी चाहिए तभी उसको पीसीओएस होता है। जब हम प्रैक्टिस में आए तो हमने रियलाइज किया तो लड़कियां तो मोटी है ही नहीं, पतली पतली सी ऐसे पतली लड़कियां, और उनको पीसीओएस है। पढ़ाया कुछ हमको और हमें दिख कुछ और रहा है। तो पतली लड़कियों को पीसीओएस कैसे हो गया? पीसीओएस तब होता है, मोटी लड़की को पीसीओएस इसलिए होता है कि उसका जो फैट है वो ईस्ट्रोजन बनाता है। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जिससे हम लड़की बनते हैं। मेरे अंदर भी ईस्ट्रोजन है लेकिन कम है। मेरे अंदर ज्यादा क्या है? टेस्टोस्टेरोन। हर औरत के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन है पर वो कम है, तभी उसको मुंह पे दाढ़ी नहीं आएगी। ठीक है? तो उस जो लड़की मोटी है उसका जो शरीर का फैट है वो ईस्ट्रोजन बनाता है। उस ज्यादा स्टिमुलस से उसको पीसीओएस हो सकता है। पर जो पतली है उसको पीसीओएस क्यों हो रहा है? उस प्लास्टिक से जो अंदर गया। प्लास्टिक और बहुत सारे ऐसे एडल्ट्रेंट्स हैं जो शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन का काम करते हैं। जिस तरह वो याद करो हमने बात की थी, मेलामिन ने नाइट्रोजन के टेस्ट को मिमिक किया था और उसमें फर्स्ट आया था और उसने पाउडर में डाल दिया था। उसी तरह शरीर के अंदर जो प्लास्टिक जाता है वो ईस्ट्रोजन का काम करता है। आप में किसी ने बोला मुझे कि ये बोतल सिंगल यूज है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आपके पास जो ऊपर बोतलें पड़ी हैं मेजॉरिटी ऑफ देम उसमें आप दोबारा पानी भर के लाएं। ठीक है? तो इसको सिंगल यूज कैसे बनाते हैं, कोई बता सकता है? बिल्कुल, इसको ये कोई तरीका नहीं है। ऐसे पता क्या करते हैं, बस ये दोबारा बन जाएगी। कई बार होता है ऐसे, आपने ढक्कन को मोड़ना है, बीच में डाल देना। अभी इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप भी नहीं कर सकते इसको इस्तेमाल। डिस्पोजल इस तरह होना है। ठीक है? इसके बिना डिस्पोज नहीं करना है इसको। ये जिम्मेदारी है, इसमें आराम नहीं है। आराम इस चीज में है कि ये बोतल में ले जाऊं और अभी चाय पीने के बाद दोबारा इसमें पानी भर के यहां ले आऊं। उसमें कैंसर शरीर का वो सेल है जो अब कंट्रोल मैकेनिज्म के बियॉन्ड चला गया। मतलब किसी की बात नहीं सुन रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। अगर आपके ग्रुप में एक मेंबर हो जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी करेगा, जो डिस्कशन हो रहा है उसको छोड़ के कोई और डिस्कशन करेगा, जब मन करेगा डिस्कशन में आएगा, जब मन करेगा डिस्कशन से चला जाएगा, ना खुद काम करेगा ना आपको काम करने देगा, ये कैंसर है।
बिल्कुल सादी भाषा में अगर समझना है, एक ऐसा बॉडी का सेल जो कंट्रोल मैकेनिज्म के बियॉन्ड हो गया। अब बॉडी का कंट्रोल मैकेनिज्म कितना परफेक्ट बनाया ऊपर वाले ने। गरम चीज ली, जीभ जल गई, उसके बाद क्या होगा? छाला पड़ेगा, दर्द होगी, हमें दर्द होगी। सबसे पहले हम कोई गरम चीज या तीखी चीज नहीं लेंगे, हम ठंडी चीजें लेंगे, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगी। और ठीक कैसी होगी? आपको नजर भी नहीं आएगी कहां से ठीक हुई है, इतना परफेक्ट। चमड़ी कहीं से उतर जाती है, वो भर जाती है अपने आप। किसके जोर पे? किसके जोर पे? खुराक, सिर्फ खुराक। सही खुराक शरीर में जाएगी, कोई भी इंजरी कवर हो जाती है। कवर होने के बाद वो रिपेयर रुक जाता है। समझदार मिस्त्री क्या करता है? अगर कहीं से प्लास्टर टूटा तो वो प्लास्टर लगाता है, उसके ऊपर थोड़ा प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर ही चढ़ाता रहता है। उसने बराबर किया, उसके बाद छोड़ दिया। शरीर एकदम परफेक्ट रिपेयर करता है। आप जिस चीज को चोट लगी है उसको दूसरी साइड से कंपेयर करोगे, हूबहू सेम दिखाई देगी। लेकिन अगर वो रिपेयर रुके ना, अगर वो सेल को ये समझ ही नहीं आए कि मुझे रुकना कब है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया कैंसर का? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अब बेरोक टोक बढ़ रहा है वो। अब बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए? खुराक। अपना खाना तो खाना है उसने, दूसरे का भी खाना खाना है, ये दिक्कत आती है। अब तीसरी दिक्कत ये है कैंसर में कि चलो मान लिया वो अनकंट्रोल्ड सेल है और वो ये सब, पिछली स्लाइड पे जाइए, इसके अगली। अब ये सब कैसे हो रहा है? जैसे हमने तंबाकू की बात की थी कि डीएनए में, जीन के लेवल पे डैमेज हो रही है और वो डैमेज रिपेयर नहीं हो पा रही है, इसलिए वो डैमेज पक्की है। अब घर की अगर जो ईंट लगी है वही कमजोर है, वही दागी है, वही खराब है, तो जितनी मर्जी खूबसूरत आपने प्लास्टर किए हो, टाइलें लगाए हो, वो पुख्ता नहीं है, वो गिरेगी। इसीलिए तंबाकू और बाकी इंजरीज, चाहे वो किसी भी लेवल की इंजरी है, वो डीएनए के लेवल पे होती है, तो वो दूर। सनलाइट के अलावा दूसरी प्रॉब्लम जो है वो राइट साइड पे सबसे ऊपर है, जो वायरसेस हैं। कुछ वायरस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं और इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा। लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा हुआ है केमिकल्स। ये केमिकल्स हमारे खाने के थ्रू, हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू, जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हैं जहां धुआं आता है, आप सोचिए फैक्ट्री में जो काम कर रहा है वो तो मास्क लगा सकता है, लेकिन जो बगल की झुग्गी में रह रहे हैं वो क्या करें? आपको याद है मैंने कुछ आपसे बात की थी, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हमने अपने ऊपर लिए, खुद लिए। तंबाकू, शराब, मोटापा, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर कैंसर के जिनको हम बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपने ऊपर लिए। पर हम किनको नहीं बदल सकते? हमारी जमीन, हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी हवा, ये कॉमन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़ी सैड स्टोरी है। पटियाला में एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आपने नाम सुना है तो। इंडिया का, हमारा नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। गांव का एक लड़का, बहुत यंग लड़का, 14-16 साल का, तगड़ा एकदम चुट, और वो वहां पे अपनी ट्रेनिंग करता था। छुट्टी के टाइम पे घर आता था, तो उसकी ट्रेनिंग ना रुके तो उसके फादर साहब क्या करते थे, गांव का जो कनाल है उसमें उसकी स्विमिंग कराते थे कि तेरी स्विमिंग ना रुके। एक दिन स्विमिंग करते करते वो लड़का डूब गया। फटाफट उसके फादर साहब ने छलांग मारी, उसको बाहर निकाला। उसको पूछा तुझे क्या हुआ है? सालों से तू स्विमिंग कर रहा है, आज क्या हुआ है? कहता मुझे समझ नहीं आया, मेरे में पूरी एनर्जी खत्म हो गई और बिल्कुल। अस्पताल गए, उसका टेस्ट कराया, हीमोग्लोबिन 4, प्लेटलेट काउंट 25 लाख। आप में से सबको पता है प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितना होता है? आप लोगों को ये पता है प्लेटलेट क्या चीज होती है? सेल होता है। कहां पे होता है? खून में होता है। क्या काम करता है? एक एक करके कोई भी बोल सकता है, पर कोई एक जना साफ नहीं करता, कुछ और करता है। नहीं, प्लेटलेट का इम्यून सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे कितनों को चाकू से काम करते हुए या शेव करते हुए कट लगा है? उसके बाद वो खून बहता रहता है सारी उम्र। उसको कौन रोकता है? प्लेटलेट। बिल्कुल, क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख। ठीक है, इस बच्चे की आई 25 लाख, इसको हो गया था ब्लड कैंसर। अब एक तैराक को, जिसकी डाइट में सिर्फ बढ़िया से बढ़िया खाना, एक्सरसाइज, हमने बात की ना गाड़ी के मेंटेनेंस की, तो उसकी गाड़ी तो वेल मेंटेन्ड थी, तगड़ा मस्कुलर लड़का, खाना अच्छा, नींद पूरी, एक्सरसाइज पूरी,
उसे कैसे मसला हो गया? उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस में क्या गड़बड़ होगी? वो घर आके स्विमिंग कहाँ करता था, तैराकी कहाँ करता था? उस कनाल में पानी जो था, उस पानी में क्या चीज है? गांव के पानी में क्या मसला है? एक मिनट, कौन से केमिकल्स? यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो हमारे खेत में है। हमारे खेत में क्यों है? हमें पैदावार चाहिए ज्यादा। उस ज्यादा पैदावार की आपको कीमत अदायगी करनी पड़ती है। कीमत अदायगी सिर्फ पैसों से नहीं होती है, कीमत अदायगी उस पानी से होती है जिसमें अब वो यूरिया जा रहा है। उस बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ था कि वो सुबह शाम उस पानी में तैराकी करता था जिसमें जानवर भी नहीं उतरते थे। तो ये वही गलती है जो उस मिल्क पाउडर में हुई थी जिसमें मेलामिन मिलाया था। इसीलिए आपका चौकस होना जरूरी है, इसीलिए आपका ये समझना जरूरी है कि वो कौन कौन सी चीज थी जिसकी सहूलियत मेरी नानी और दादी को नहीं थी, और जिसमें सहूलियत के पीछे मैंने अपनी किचन में वो चीज की हुई है। ये फैसले आपने करने, क्योंकि कीमत अदायगी भी आपने करनी है। वायरस जो है खास तरह का एक कैंसर करता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और इस पूरे लेक्चर में अगर मैं एक दो चीजें चाहूंगा आप याद रखें, तो उनमें से एक चीज ये रहेगी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV एक वायरस है जिससे बच्चेदानी के मुंह, सर्विक्स का कैंसर होता है औरतों में। औरतों के सर्वाइकल कैंसर में दुनिया में, कैसे होता है सर? बताता हूं अभी मैं आपको, औरतों में सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो दुनिया में नंबर 1 कौन है उसमें? फीमेल। तो फीमेल में ही होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि बच्चेदानी फीमेल में है। लेकिन कौन सी कंट्री उसमें नंबर 1 है? क्या बात है, पर हमें नंबर 1 रहना नहीं है। हाइजीन नहीं है ना सर? हाइजीन एक एस्पेक्ट है, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मुझे याद है जब मैं पंजाब में काम करता था, वहां पे औरतों से अगर हम पूछते थे ना कि आपका महीना आ रहा है कि नहीं, वो इतना भी नहीं बोलती थी यहाँ के ओपीडी में। पंजाब में क्या वो, मेरे को लगता है हमारे यहाँ पर भी यूज करती थी, मैम वो टर्म यूज करती है, इन्हू कपड़े पैरेन। दैट्स अ इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि इसको मल्टीपल कपड़े फोल्ड करके रखने पड़ रहे हैं। वो कहाँ पैड यूज करती होगी गाँव में? हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन गंदगी की वजह से वायरस नहीं मिलता है। वायरस मिलता है औरत को अपने मेल पार्टनर से। एक औरत अगर किसी मर्द से कभी सारी उम्र मिली नहीं है तो उसको ये वायरस नहीं मिल सकता। ये मिलेगा सिर्फ अपने आदमी से। और कैंसर किसको होगा? औरत को। यहां पे कितनी औरतें हैं जिनका इस वायरस के लिए टेस्ट हुआ है? अब अगर मैं आप लोगों पे एक तंज कसूं, मतलब मैं अगर आप लोगों का एक भद्दा मजाक करूं, आप लोगों की मदद करने चले हैं और आपको इसी बात का एहसास नहीं कि आपको अपनी मदद कैसे करनी है, आप पे कोई क्यों यकीन करेगा? एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मुझे सिखाया गया है, जिसमें मैं फर्मली बिलीव करता हूं। आप वो चीज साझी कर सकते हो जो आपके पास ज्यादा है। आपके पास प्यार ज्यादा है, आप प्यार साझा कर सकते हो। आप अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हो, आप दूसरे की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर सकते हो। आप अपनी मदद करते हो तो आप दूसरे की मदद कर सकते हो। आप जिम्मेदार नहीं हो अपने लिए, तो आप किस बूते पे किसी और की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैंसर कहां होता है? शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। इसके लिए कोई भी अलग साइन नहीं होते। अगर किसी को फेफड़े का कैंसर होगा तो खांसी हो सकती है, बलगम में खून आ सकता है, पेट में अगर कैंसर है भूख कम लग सकती है, लैट्रिन के अंदर खून आ सकता है, HB कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी का HB कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो उसकी वजह कैंसर नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो लोहे की कढ़ाई याद करो, आयरन की कमी है शरीर में। लेकिन अगर किसी को 50 साल की उम्र में अनीमिया हो रहा है, तो वजह सिर्फ डाइट नहीं है, अब वजह है कि कहीं ब्लड लॉस हो रहा है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये चीजें आपको एज अ नॉर्मल पब्लिक, ये बातें आपको बिल्कुल समझनी है। अच्छी बात है अगर आप समझ सकते हैं तो। लेकिन जरूरी बात क्या है
कि कैंसर के कोई अलग साइन और सिम्टम नहीं होते हैं। अगर शरीर में कोई गिल्टी है जिसमें दर्द नहीं होती है वो खतरनाक है, दर्द नहीं होती जिसमें वो खतरनाक है। सर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है लेडीज को मैक्सिमम होता है, तो सर उसमें जो गिल्टी होती है उसमें कई बार बोलते हैं कि इसमें कोई गिल्टी हो गई है उसकी वजह से कुछ हो। बिल्कुल, उसके बारे में भी बात करते हैं हम। तो छाती की बात करें तो उसमें गिल्टी हो रही है, सर्विक्स की बात करें तो उसमें सफेद पानी चलता है या आदमी से मिलने में दिक्कत आती है। पर ये दिक्कत आती है वायरस इन्फेक्शन के 15 साल बाद। आपने सवाल पूछा था कि वायरस से कैंसर कैसे हो जाता है। फर्ज करो हम में से किसी को खांसी होती है इस सीजन में, तो हम क्या बोलते हैं, इसको जी वायरल हो गया। फिर क्या होता है वायरल होने के बाद? किसी को बुखार हो गया, खांसी होगी, फिर क्या होता है? नहीं भी खाई, चलो पैरासिटामोल खाई, रेस्ट किया, भाई रेस्ट करो, खाना पीना अच्छा खाओ, फिर क्या होता है? ठीक हो जाता है। ये वायरस भी बाकी वायरस की तरह ठीक हो जाता है। शरीर अपने आप खुराक की जोर पे इसको ठीक करता है, लेकिन कुछ औरतों में, 1/3 औरतों में ठीक नहीं होता है, ये चलता रहता है। बट कमिंग बैक टू द फैक्ट कि कैंसर किसी भी अंग का हो सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। और इसका नंबर बढ़ ही रहा है। हमारे देश में हर साल लगभग 15 लाख लोगों को कैंसर होता है, नए कैंसर। और कैंसर एक एब्सोल्यूट नंबर है। आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, औरतों में होने वाला नंबर 1 कैंसर, और उसका नंबर कितना हाई है? हर 1 लाख औरतों के पीछे 1 लाख औरतों के पीछे 40 से 42 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होगा हर साल। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स, ब्रेस्ट कैंसर का नंबर 1 सिम्टम होता है पेनलेस ब्रेस्ट लंप, छाती के अंदर गांठ जिसमें दर्द नहीं होती है। छाती की वो गांठ खतरनाक है जिसमें दर्द नहीं होती है, जो चमड़ी के साथ चिपकी हुई है और जो हिलती नहीं है। जो गांठ हिलती है, जिसमें दर्द होती है और जो चमड़ी से परे है, उस खतरनाक नहीं है। पर ये पता कौन करेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खुद लड़की। ये फर्ज है एक माँ का अपनी बेटी को सिखाना, ये फर्ज है एक बड़ी बहन का अपनी छोटी बहन को सिखाना। पर सवाल ये उठता है उस माँ को या उस बड़ी बहन को कौन सिखाएगा? पहला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि जो फैमिली, जो पेशेंट कैंसर से लड़ रहा होता है, उसको कैंसर से ज्यादा अकेलेपन से दिक्कत है। अगर आप उसके साथ सांझ डाल सकते हो, और सांझ जरूरी नहीं है सिर्फ पैसों की डालनी है, शाम को मिलने जाना, आपकी तबीयत कैसी है। मरीज इतना तरस जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमें फंक्शन पे नहीं बुलाते। सबसे पहले ना ये चीज समझना जरूरी है कि कैंसर छुआछात की बीमारी नहीं है। ये पहली चीज जो हमने अगर बोली आप थी। लोग ये समझते हैं तो आप जिस घर में कोई कैंसर का मरीज है, आप उस टाइम, वो डरेगा नहीं आपको बताने के लिए कि मुझे कैंसर है। अगर आप जाके उनसे मिलेंगे, उनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, उस पेशेंट को जितनी मोटिवेशन मिलती है, वो एक हिम्मत मिलती है कि इस बीमारी के साथ भी मैं अपने समाज में इक्वली पार्टिसिपेट। एक छोटी सी बात, जैसे आपने हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट की बात की, इन पेशेंट्स को नाक में नलकी डालनी पड़ती है जिससे उनकी फीडिंग चलती है। आप सोचिए एक मरीज के लिए जो बीमारी से जूझ रहा है, अपने आप को और अपने घर परिवार को अकेला महसूस कर रहा है, उसके लिए एक छोटा सा जेस्चर कि उससे मिलने जाना और बोलना भाई इनका फीडिंग का टाइम है, ठीक है जी, इनको फीड में क्या दे रहे हैं जी, इनको दाल का पानी या चावल का पानी या सूप दे रहे हैं। अगले से इतना ही बोल देना कि ऐसा करो, मुझे भी एक ग्लास में इन्हीं का जो सूप दे रहे हो वैसा ही सूप मुझे दे दो। आपने उस मरीज की बीमारी दूर नहीं की है, आपने क्या कोशिश की है? आपने अपना प्यार साझा किया है, आपने अपने कंसर्न, उसके लिए आपके मन में जो चिंता है उसको साझा की है। मैं कहता हूं कुछ भी चीज याद मत रखिए, कैंसर के बारे में कुछ भी मत सीखिए, बस इतना सीखिए कि वो दुखी है, उसको परेशानी है, क्या आप उसके दुख और परेशानी के अंदर अपने आप को उसमें सांझ डाल सकते हो? जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपया दीजिए, किसी दिन बोल दीजिए। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं रजौरी से, पेशेंट का बच्चा नहीं, पड़ोसी लेकर आए। पड़ोसी जब लेकर आए और उसका अनफॉर्चुनेटली वो वाला पार्ट आयुष्मान में कवर नहीं होता था, वो बोलते कि डॉक्टर साहब हम चलो गाड़ी भी अपनी लाए हैं, इसका खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, हम दवाई भी कर लेंगे, पर अगर कुछ नतीजा नहीं है तो हम क्या करें? और इसको हम बोलते हैं केयर गिवर फैटीग, कि अगर आप किसी का ध्यान रख रहे हैं तो आपका भी एक टाइम के बाद ना हिम्मत जवाब दे जाती है। तब जरूरी है कि उसके साथ कोई दूसरा बंदा भी हो। आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप अकेले क्यों नहीं हो? मुझे बताओ, ऐसा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक ही बंदा क्यों नहीं है? आप 3-3, 4-4, 10-10 का ग्रुप क्यों हो? क्योंकि आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है, उन्हें कैसे पूरा करोगे? आप आपके साथ जो और कंधे जुड़े हुए हैं उन्हीं के सहारे करोगे ना।
तो उसी तरह उस केयर गिवर का, अच्छा अब जब उसको दवाई लगी, दवाई का फायदा हुआ, ऐसे वो भाग गया हॉस्पिटल से, लेकिन 1.5 महीने बाद खुद वापस आया क्योंकि उसको फायदा हो रहा था। अब उसके दूसरे पड़ोसी उसको लेकर आए कि नहीं जी इन्हें फायदा हो रहा है, उन्होंने कुछ काम सी असी इस बारी लेके आए। तो मेरा मानना है कि ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी है कि एक सोशल प्रॉब्लम है, बीमारी छुआछूत की नहीं है, इनका साथी बनिए। आपके घर परिवार पड़ोस में अगर किसी को दिक्कत है, अगर उनको सिर्फ इतना एहसास हो गया ना कि हमारा पड़ोस हमारे साथ खड़ा है, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है, किसी को बीमारी है तो उसको बुलाइए फंक्शन पे, उसको ये एहसास मत होने दीजिए कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो आप घर के फंक्शन में नहीं आओगे, खुद मिलने जाओ। एक दुखी आदमी सिर्फ उस टाइम पे साथ ढूंढता है, प्यार ढूंढता है और कुछ नहीं। अब आते हैं सर्वाइकल कैंसर पे, जो आप बात कर रहे थे बहन जी की वायरस अगर अपने आदमी से मिलता है तो ये कैंसर कैसे बन जाता है। ये 15 साल का सफर है। 15 साल में जब वो वायरस क्लियर नहीं होता तो वायरस वहां इन्फेक्शन से, जैसे वो नासूर जो होता है वो कैंसर बन जाता है, उसी तरह वायरस की इन्फेक्शन कैंसर बन जाती है। पर अगर आप उस स्लाइड पे देखेंगे, हर 3 साल में और हर 5 साल में एक टेस्ट हो सकता है। जो 3 साल वाला टेस्ट है ये 250 रुपए का टेस्ट है, सरकारी अस्पताल में फ्री होता है मैम। ये इसको बोलते हैं पैप स्मीयर। मैं चाहूंगा आप में से मेजॉरिटी औरतें जो हैं, मैं ये मानने को तैयार हूं कि भाई उनके बच्चे हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू ही आपके बच्चे हुए होंगे। बहुत कम है जिनकी दाई माँ के थ्रू हुए होंगे। सब अस्पताल में जाके उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में डॉक्टर के साथ किया होगा। अब ये ऐसी पढ़ाई तो है नहीं जो मुझे आती है और किसी को नहीं आती। मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं, वही कोर्सेज किए हैं जो हर डॉक्टर ने किए। तो ऐसा कैसे है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको पूछे कि मैडम मुझे ये टेस्ट कराना है, पैप स्मीयर, PAP, पैप स्मीयर। अगर वो बोले कि भाई पैप स्मीयर के लिए किसने बोला आपको, तो आप बोल सकते हो कि ऐसे पारस से बात हुई थी, उसने बोला। पर मैं आपको वापस उसके पास क्यों भेज रहा हूं, मैं क्यों नहीं करना चाहता। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग आएंगे, 4 पैसे देके जाएंगे, मुझे बुरे नहीं लगते। पर मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप अपने घर में जाके अपने शहर में कराइए। उसकी वजह क्या है, कोई भी उसकी वजह क्या हो सकती है। बहन जी अगर आप उनको बोलेंगे, आप एक पेशेंट है जो उस शहर से उठ के मेरे पास आएंगे। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे उम्मीद है वो अपने दिन की 50-100 की OPD करती होंगी, वो आपके बोलने पे अपने बाकी मरीजों को बोलेंगे भी तुसी भी कराओ। और क्योंकि आपने कराया तो बाकी मरीज मानेंगे। मकसद ये है कि औरतों का टेस्ट हो, मकसद ये नहीं है कि मैं वो टेस्ट करूं। मकसद ये है कि आप जाके डिमांड करें अपने डॉक्टर से कि साडा टेस्ट क्यों नहीं होया हाले तक, तुसी सानू दस्या क्यों नहीं कि कराना हुंदा। और जो थोड़ा पैसा खर्च सकते हैं उनके लिए रिकमेंडेड टेस्ट है जो नीचे वाला है, उसको बोलते हैं LBC, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी प्लस HPV DNA। ये लगभग 1500 से 2000। कि इस टेस्ट के बारे में घर में डिस्कस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। और यहां पे आप लोगों का रोल आता है। यहां पे मैं यही बात करना चाहता हूं कि जब तक मैं इसमें आपको स्टेक होल्डर नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं आपको ये जिम्मेदारी आपके कंधे पे नहीं डालूंगा कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ये डिस्कशंस हो ही नहीं सकते। आप में से कितने लोग कंफर्टेबली ये डिस्कशंस घर जाके कर सकते हैं ओपनली? अपने घर की बात कर रहा हूं मैं। एक्सीलेंट। अगर आप अपने घर में कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। क्योंकि जब आप ये टेस्ट करोगे ना, आपके बोलने में, आपके कहने में वही कन्विक्शन आएगी जो मुझे चाहिए, जहां अगले बंदे को एक पैसे का डाउट नहीं। क्योंकि वो पहली चीज क्या बोलेंगे, दीदी तुसी कराया। पहली चीज ये पूछेंगे वो, दीदी तुसी कराया। सर्वाइकल कैंसर अकेला कैंसर है जिससे बच्चों को वैक्सीन देके बचाया जा सकता है। छोटे बच्चों को वायरस के लिए इम्यूनाइजेशन होती है, ड्रॉप्स मिलते हैं उनको और टीके लगते हैं छोटी उम्र में। 9 से 14 साल की उम्र में इसकी वैक्सीन लगती है, 2 डोजेस। और ये लड़कों को भी लगनी है। क्यों? क्योंकि आगे उसी ने जाके अपनी बीवी को इन्फेक्ट करना है। और उस लड़के को भी अपने लिंग के ऊपर जो प्रॉब्लम होती है, कैंसर होता है, उससे भी प्रिवेंशन मिलती है। तो लड़कों को भी इसका एडवांटेज मिलता है। ऑस्ट्रेलिया अकेली कंट्री है जहां पे मैडम मैंडेटरली लड़के लड़कियों दोनों को लगता है। और वो अकेला देश है जो 2035 में अपने आप को सर्वाइकल कैंसर फ्री, मतलब ये कैंसर ही वहां किसी को नहीं होता है। और हम इसमें नंबर 1। जो कैंसर होना नहीं चाहिए हम उसमें नंबर 1। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। लेक्चर खत्म करते हुए मैं 5 चीजें रिपीट करना चाहूंगा जो चाहूंगा आज जो आप, मतलब ये कोई लेक्चर नहीं है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, ये मेरी और आपकी एक तरह से बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। पहली चीज, कैंसर एक सोशल प्रॉब्लम है जिसमें आप साझेदार हैं।
आपका दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ साथ हर उस पेशेंट और फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। दूसरा पॉइंट, कैंसर वो सेल है जो बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज्म से बियॉन्ड हो गया है, जिसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। ठीक है, वो अपने आप बढ़ता जा रहा है, जहां जरूरत भी नहीं है बढ़ता जा रहा है, ना खुद काम करता है ना किसी और को काम करने देता है। कैंसर के रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल, नॉट मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल हो गए तंबाकू, शराब, मोटापा। नॉन मॉडिफाइबल हो गए जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हो गया जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं। उम्र बढ़ती जानी है, गाड़ी जितनी पुरानी होती जाएगी उसका एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ता जाएगा। उम्र को हम कम नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल एक्सपोजर हमारा इंडिविजुअल, मैं और आप नहीं बदल सकते, वो सामाजिक तौर पर ही बदलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी प्रॉब्लम की तरह प्रिवेंशन जो है वो बेटर है। क्योर तो है इसका, पर प्रिवेंशन बेटर है। प्रिवेंशन का तरीका क्या है? मॉडिफाइबल फैक्टर से दूर रहना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, खाना अच्छा खाना है। खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हरी सब्जी और फ्रूट है, सीजनल। एक जमाना था जब पता चलता था कि गोभी आ गई है तो मौसम बदल गया है। अभी तो गोभी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वो कभी भी खा सकते हो, मटर कभी भी खा सकते हो। मुझे तो जमाना ही हो गया है वो लाल रंग की गाजर देखे हुए। तो ये चीजें सहूलतें हैं, याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि ये सहूलत मिल रही है, उसकी एक उसका एक प्राइस जो है, उसकी जो कीमत अदायगी है वो जरूर करनी पड़ेगी। और कीमत अदायगी हर बार पैसे से नहीं होती है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये सेहत से होती है। हम अपनी सेहत को दांव पे रखते हैं जब हम अपने कन्वीनियंस को, अपनी सहूलियत को अपनी जिम्मेदारी से पहले रखते हैं। प्रिवेंशन का दूसरा एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, जिसको हम बोलते हैं, जो मतलब पांचवा पॉइंट है, स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस। हर लड़की को पता होना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या चीज है। बड़ी बहन छोटी बहन को सिखाए, माँ अपनी बेटी को सिखाए। हर औरत को पता होना चाहिए कि 50 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। एक्सरे, इसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको मैमोग्राम बोलते हैं। मुझे उस दिन यकीन होगा कि आप लोगों ने इस जिम्मेदारी को निभाया है जिस दिन आप में से कोई अपने मैडम को या अपने डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मैडम हमारे शहर में अब मैमोग्राम होता है, इसके लिए जम्मू या श्रीनगर नहीं जाना पड़ता। उस दिन मैं मानूंगा कि आपने उस शहर की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने समाज की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है। रह तो हम सब कुछ रहे हैं, हम लोग तो रहते रहेंगे वहीं पे, लेकिन जिम्मेदार तरीके से नहीं रह पाएंगे जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। हर लड़की को पता होना चाहिए 21 साल की उम्र से हर लड़की जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है या उससे छोटी और शादी हो चुकी है, उसका पैप स्मीयर होना चाहिए। और हर लड़की को पता होना चाहिए 21 साल की उम्र से हर लड़की जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है या उससे छोटी और शादी हो चुकी है, उसका पैप स्मीयर होना चाहिए। और पैप स्मीयर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 साल में एक बार। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और HPV DNA कराना है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 साल में एक बार। और ये कहां कराना है? अपने शहर में। किससे कराना है? अपनी लेडीज डॉक्टर से। क्यों? ताकि वो आपकी वजह से आपकी किसी और बहन को भी ये बात बोले, किसी और बेटी को भी बोले जो उसके पास दिखाने आ रही है, तब फर्क पड़ेगा। बच्चों को दी हुई वैक्सीन, 9 से 14 साल की उम्र में HPV वैक्सीन 2 डोज लगती है, 14 साल की उम्र के बाद 3 डोज लगती है। मैं सिर्फ ये 5 चीजें चाहता हूं आप याद रखें। कैंसर एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। कैंसर एक ऐसा सेल है जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहा है। यूट्यूब पे पढ़ने वाली चीजें, व्हाट्सएप पे पढ़ने वाली चीजें, ये भूल जाइए कि चीनी कम खाने से कैंसर कम होता है, चीनी ज्यादा खाने से कैंसर होता है। ये भूल जाइए कि अल्कलाइन पानी पीना है। नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, नींद का ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए, अपने शरीर को कसरत का आदी बनाइए। यही इसी तरीके से अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से दूर रहिए, तंबाकू, शराब और मोटापा। प्रिवेंशन बेटर है। प्रिवेंशन के लिए स्क्रीनिंग को समझिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए। और मर्दों में 45 साल की उम्र के बाद एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। मर्दों के अंदर पेशाब की थैली के नीचे गदूद होता है। उस गदूद के कैंसर को डायग्नोस करने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत, जैसे मैडम ने बताया, कोई भी ऐसी तकलीफ जो 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है, कोई गांठ है जिसमें दर्द नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, वजन गिरता जा रहा है, उसके अलावा बार बार दांत की वजह से जीभ में कोई चोट लग रही है, जीभ में मुंह के अंदर कोई जख्म बन गया है जो भर नहीं रहा है, गले की कोई स्वेलिंग,
हमारे मिट्टी में, जम्मू कश्मीर की मिट्टी में आयोडीन की कमी है। उस वजह, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है, क्योंकि सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है कि नमक में आयोडीन डालना है। वो आयोडीन की कमी की वजह से शरीर में यहाँ पे ग्वाइटर बनता है। हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पुंछ, रामबन, राजौरी इस एरिया के होते हैं, बड़े बड़े ग्वाइटर लेकर आते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जब मौका लगे मैम, किसी और एक्सपर्ट को बुला के, जैसे मैडम ने वो जिक्र किया टीबी का और थायराइड के ऊपर भी आप कुछ ऐसे एक प्रोग्राम कर सके, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। आप वो लोग हैं जो अपने घर परिवार में, अपने समाज में, जिनको लोग ना बिल्कुल अटेंशन दे के सुनते हैं। आप ये समझिए कि मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ मौका मिलने पे ये बात कीजिए। अगर आपको लगे कि इस सेशन के अलावा आपको कुछ और मटेरियल चाहिए जिससे आप ये बात और पुख्ता तौर पे कर पाएंगे, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट की है कि एक रिपीट सेशन किया जाए आज से 2-3 महीने बाद। और मैं आपको लिटरेचर भी देने को तैयार हूँ, प्रिंटेड मटेरियल, जिसको आगे आप पढ़ भी सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा मैडम को और आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपने इतना टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर कर सका हूँ। हाँ बोलो।